नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में बेहतर प्रदर्शन के साथ उच्च मानकों को स्थापित करने का दिया सुझाव। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर संसद भवन परिसर में जागरूकता सत्र का आयोजन। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, गंभीर बीमारी से निपटने के लिए जन आंदोलन जरूरी। संसद भवन परिसर में मोजाम्बिक असेंबली की स्पीकर की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों को बताया मैत्रीपूर्ण। भारत और मोजाम्बिक संसद के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। रामजस कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं पर। ऊर्जा और मेहनत से ही तय होगा अगले 25 साल का भारत। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पुलिस कर्मियों को सलाह। महिला विरोधी अपराधों में अतिरिक्त संवेदनशील से निपटने को कहा। साइबर के बढ़ते अपराधों के लिए कुशल प्रशिक्षण का भी दिया सुझाव। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। संसद भवन परिसर में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए सांसदों को संसदीय कार्यवाही, नियमों और कानूनों के साथ ही संसदीय तौर तरीकों के बारे में बताया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को सदन में बेहतर प्रदर्शन करने, सुधार करने और समाज में बदलाव लाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सरकार और विपक्ष दोनों की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से संसद भवन परिसर में 30 और 31 जुलाई 2022 को राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरों को सुनने का धैर्य रखें और कार्यवाही के दौरान एक दूसरे का सम्मान करें। साथ ही सदन के उच्च मानकों को स्थापित करने में सहयोग करें। We must also be tolerant to a different view which is critical of your view or your functioning. And my advice applies to both ruling as well as opposition. There must be a sense of responsibility and a good amount of tolerance to hear the other point of view and follow the principle of agree to disagree. That is the best way to utilize the parliament forum for the larger interest of the country. सभापति ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने और सदन में बेहतर प्रदर्शन करने की भी सलाह दी। साथ ही सदस्यों से सदन में नियमित रूप से उपस्थित रहने का भी सुझाव दिया। You must always think that Parliament is there to discuss, debate and decide, to not disrupt. Disruption leads to disruption of democracy. That will hurt the people more, including yourself. So my suggestion to all the members is, first of all, be regular, sincere, attentive, allow others to speak, and you also try to raise your points as and when necessary. राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने विषय बोध कार्यक्रम के समापन दिवस पर समापन भाषण दिया। राज्य के तीनों अंगों के बीच संवैधानिक संतुलन और आपसी सहयोग पर बल देते हुए हरिवंश ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे प्रकाश स्तंभ माना जाता है। माननीय सदस्यगण, आप सभी को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर पुनः हार्दिक बधाई। संसद में आपका कार्यकाल बहुत बेहतर हो, यशस्वी हो, इसकी कामना। संसद के कामकाज से आप सबको परिचित कराने के लिए इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम के दौरान आपको राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों, विशेषज्ञों और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। वे आपको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी देंगे। इससे आप संसद की भूमिका एवं इसके काम करने के नियमों और उसकी बारीकियों के बारे में जान पाएंगे। यह जानकारी आपको अपने आप को
इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने में बहुत मदद करेगी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ सांसदों ने अपने अपने विचार साझा किए। संसद भवन परिसर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनता और नीति निर्माताओं के बीच हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हेपेटाइटिस रोकथाम के प्रयास करें। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में जन जागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है और भारत साल 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के जागरूकता सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में स्वच्छ भारत अभियान और टीबी मुक्त भारत अभियान की तरह साल 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने के अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने इच्छा जताई कि नीति निर्माता और जनप्रतिनिधि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में सभी स्तरों पर हेपेटाइटिस की रोकथाम का लोगों तक संदेश पहुंचाएं। साथ ही नीति निर्माताओं को सलाह दी कि हेपेटाइटिस उन्मूलन के अभियान जनता की स्थानीय भाषा में चलाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। We must take it to the people, make it a people's movement. In that we must be instrumental. We are all elected representatives, Jana Pratinidhi. So if we can reach this message to the people across the country, preferably in their own mother tongue, it will have major impact because ये सरकारी कार्यक्रम के तौर चलाना उचित नहीं है, उससे ज़्यादा सफलता मिलेगा नहीं आपको। इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस का उन्मूलन एक जन आंदोलन होना चाहिए। पंचायत से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को हर स्तर पर लोगों को इस गंभीर बीमारी के बारे में शिक्षित करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता है। लिहाजा हितधारकों को इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए एक मिशन के तहत सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखने के लिए जो भी विश्व के अंदर, देश के अंदर जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में जानकारी दें, एक जन आंदोलन बनाएं, जनता तक संदेश पहुंचाएं ताकि इस देश के अंदर हम हेपेटाइटिस बी सी को समाप्त कर सकें। और ये हमारे सामूहिक प्रयासों से संभव हो सकता है। आज ये संकल्प का पर्व है कि हमें 2030 तक इस देश के अंदर हेपेटाइटिस को, वायरल को समाप्त करना है। इस मौके पर हेपेटाइटिस से निपटने के कारणों, लक्षणों और निवारक उपायों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए लीवर स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, संसद सदस्य और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मोजाम्बिक असेंबली की स्पीकर के साथ बैठक की। भारतीय संसद के निमंत्रण पर मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली का एक संसदीय शिष्टमंडल 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आया। इस अवसर पर शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोजाम्बिक की स्पीकर को भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद संसद आगमन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोजाम्बिक असेंबली की स्पीकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टजनों में से एक होंगी।
भारत और मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के नए युग का आरंभ हुआ है। ओम बिरला ने भविष्य में दोनों संसदों के बीच और अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित करने की उम्मीद जताई। साथ ही 2023-2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट हेतु चुनाव में मोजाम्बिक की सफलता पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी। भारत और मोजाम्बिक के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में ओम बिरला ने कहा कि मोजाम्बिक भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार और घनिष्ठ व्यापारिक सहयोगी है। भारत के नेताओं की उच्च स्तरीय यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, मोजाम्बिक यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए। भारत और मोजाम्बिक के बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं और जिस तरीके से आपने विचार व्यक्त किए कि भारत ने समय समय पर मोजाम्बिक गणराज्य की हर समय मदद की है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और HE सुश्री बायस ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य समानता, लाभों की पारस्परिकता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर भारत और मोजाम्बिक की संसदों के बीच संबंधों को विकसित करना है और संसदीय हित के मामलों पर एक दूसरे से परामर्श करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपना कुछ और समय और संसाधन समर्पित करने के साथ साथ भारत की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ अपना जीवन यापन करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा समिति के कल्याण परिसर के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सेवा समिति की 4 दशकों की सेवाओं की स्मृति में एक स्मारिका भी जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से समाज में ज़रूरतमंद और उपेक्षित वर्गों की मदद के लिए अपना समय समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संकट में मदद करना ही हमारी संस्कृति है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सेवा समिति के सेवा संस्थान भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांटें और देखरेख करें हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है। उपराष्ट्रपति ने अपील की कि बड़ी संस्थाओं और विशेष रूप से संपन्न वर्गों की जिम्मेदारी है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग करें और ग्रामीण भारत में सेवा कार्य शुरू करें। इस अवसर पर आरएसएस के उपाध्यक्ष के चिरंजीवी, आरएसएस के महासचिव एस वेंकट रत्नम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के रामजस कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में अध्यापकों और छात्रों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई महापुरुषों ने जिन सपनों के साथ लड़ी थी, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं पर है। अपनी ऊर्जा और मेहनत के बल पर युवा तय करेंगे कि अगले 25 साल बाद भारत कैसा होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिजिटल युग में जरूरत है कि देश के युवा और महिलाएं सभी को तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर मिल सके। दिल्ली के रामजस कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज देश के युवाओं को हमारे महापुरुषों के विचारों को समझने की जरूरत है। आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन 75 सालों में भारत ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ वोट डालने से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सरकार बनने के बाद युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के हर निर्णय और नीतियों में भागीदार बने। आजादी के 75 साल के अंदर हमने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत किए हैं। हमने बहुत कुछ इस देश के अंदर नए परिवर्तनों को देखा है। उस परिवर्तन में हम सब लोगों का योगदान है। इस देश की उस पीढ़ी का भी योगदान भी है जिन्होंने आजादी के बाद भारत के निर्माण में योगदान दिया, और इस वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों की भी है जिसने भारत को अपने इनोवेशन के माध्यम से अपनी समृद्ध
बौद्धिक क्षमता के कारण भारत को दुनिया में आगे ले जाने का काम किया। और जब भी मैं नौजवानों के बीच में जाता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर ये परिवर्तन करने का अगर ध्वज भारत का उठाएंगे तो भारत का नौजवान उठाएंगे। सभी क्षेत्रों में नवाचार पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में नवाचार की जरूरत है। खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए हम दूसरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करें। शोध और रिसर्च के अंदर भारत के नौजवानों ने, चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे मेडिकल हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर एक नई प्रगति हमने की और इसलिए हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से आने वाले समय के अंदर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अभाव में जी रहा है, वंचित जी रहा है, वह गांव जो अभी अभाव में वंचित है, उनका कैसे किस तरीके से हम इन रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए सरकार को इनपुट देने की हमारी जिम्मेदारी है, सरकार को दिशा देने की जिम्मेदारी हमारी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 20 से ज्यादा वर्षों में हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं, युवाओं और उपेक्षित समाज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि संसद की कार्यवाही नियमित रूप से देखें कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि समस्याओं को सदन में रखते हैं और किस प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सदन में चर्चा होती है। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि हर युवा को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर से सम्मानित करने के बाद पुलिस बल को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में संवेदनशील होने की अपील की। साथ ही कहा कि महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण देना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने बढ़ते साइबर अपराध और अन्य अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बलों को और कुशल प्रशिक्षण के साथ तैयार रहने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस बलों से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में संवेदनशील होने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान करने के बाद पुलिस बल को संबोधित किया। देश में सबसे अधिक महिला थानों और महिला पुलिस कर्मियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या होने के लिए तमिलनाडु की प्रशंसा की। I'm happy to know that Tamil Nadu has the highest number of women police stations. I am particularly happy about that highest number of women police stations and the second highest number of women police personnel in the country. It also holds the distinction of establishing the first women commando force in the country. These are praiseworthy achievements towards our goals of gender parity and equal rights for all women. उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराध और अन्य आधुनिक अपराधों जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और सीमा पारी अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की आधारशिला रखी। ट्रैक का निर्माण खेलो इंडिया के तहत 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण से जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा, तो वहीं कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी संभव हो सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में अब खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रदेश का 5वां सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में लंबे समय से सिंथेटिक ट्रैक की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से खेलो इंडिया के तहत इसे मंजूरी दे दी गई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की शुरुआत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खिलाड़ियों को संबोधित किया।
अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इस श्रीनाथपुरम के इस स्टेडियम में इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए सिंथेटिक ट्रैक समर्पित है। और मुझे आशा है कि इस कॉमनवेल्थ के अंदर हम कई गोल्ड जीतेंगे, कई सिल्वर जीतेंगे और उस कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर भारत सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने वाला देश बने, यह हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा करेगा एक देश, 130 करोड़ का देश। इसके नौजवान, चाहे दूर सुदूर गांव के अंदर बैठा नौजवान, उसमें जिस तरीके का आत्मविश्वास है, जिस तरीके खेल के प्रति उसका समर्पण है, मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत खेल के रूप में एक प्रमुख स्थान बनाने में कामयाब होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में खेल की सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि तमाम संसदीय क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों के अंदर, छोटे छोटे तहसील हेडक्वार्टर पर भी इस तरीके से खेल मैदान डेवलप हो। इसलिए पहले चरण के अंदर रामगंज मंडी और लाखेरी के अंदर 4.5 करोड़ की लागत से खेलो इंडिया के तहत हम एक खेल मैदान के साथ साथ एक खेल स्टेडियम भी बना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हर तहसील के अंदर इस तरीके से खेल के मैदान हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान अपने नजदीक इलाके के अंदर किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर भाग करने के लिए एक तैयारी कर सके। दरअसल बारिश के दिनों में खिलाड़ियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते लंबे समय से खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक की मांग कर रहे थे। उनकी ये मांग पूरी होने से खिलाड़ियों में खुशी देखते बन रही थी। आपको बता दें कि इस ट्रैक का निर्माण खेलो इंडिया के तहत 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा में समान अवसरों को उपलब्ध करवाना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अभाव में किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह बात राजस्थान यूथ एसोसिएशन के हीरक जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा को सबके लिए समान रूप से सुगम बनाने में आने वाली सभी अड़चनें दूर हों। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अभाव में किसी भी छात्र की पढ़ाई ना छूटे। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान यूथ एसोसिएशन के हीरक जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा बदलाव लाने में सबसे शक्तिशाली माध्यम है, जिससे देश की विकास गति में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाशाली युवाओं में विश्व का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है। हमारे युवाओं की प्रतिभा और उनकी रचनात्मक ऊर्जा भारत को सबसे मजबूत देशों की पंक्ति में ला खड़ा करेगी। I am pleased to note that Rajasthani Youth Association, one of the oldest organizations of the Rajasthani community sitting in Chennai, has been doing a wonderful job in making books available to college students need free of cost. Under their RYE book bag project, under the project loans textbooks to college students, in which the students retain these books for the year of study and then exchange them for the next year's course books. This is a laudable initiative. आपने देश के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कारण क्यों? एजुकेशन, विद्यादान सबसे महत्वपूर्ण दान है। शिक्षा, प्रशिक्षण
और मार्गदर्शन हर एक के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स मंत्री पीके शेखर बाबू, आईआईटी मद्रास के निदेशक वे कामकोटी और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में जाने माने लेखक प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने के दौरान सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा और साहित्य में सी नारायण रेड्डी के योगदान को याद किया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सही तरीके से लागू होना और स्कूली शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने के बाद सभा को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार में कृषि मंत्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, पुरस्कार विजेता डॉक्टर रे और अन्य लोगों ने भाग लिया। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 27 जुलाई 2022 को खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक हुई। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक भी 27 जुलाई को हुई। वहीं वित्त समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक भी 28 जुलाई को ही संपन्न हुई। 28 जुलाई को ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक हुई। 1 अगस्त 2022 को सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 2 अगस्त को ही प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की बैठक हुई। 2 अगस्त को ही शहरी और आवास मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। 2 अगस्त को ही याचिका संबंधी समिति की बैठक हुई। 2 अगस्त को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 2 अगस्त को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।